नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के स्टेट पीएससी संपूर्ण पर जुड़े हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है आपका डेली करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर्स, जहां हम देश विदेश की प्रमुख समाचारों का संकलन लेकर आपके समक्ष आपके लिए उपस्थित होते हैं। तो फटाफट आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए कि इस टॉपिक पर, कि आज के जो भी न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर सकें। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। फटाफट सभी लोग शेयर भी कर दीजिए कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी इस क्लास का लाभ उठा पाए। ठीक है ना? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और इस सेशन का जो सोर्स है वो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो जैसे प्रमुख समाचार पत्र जो हैं इसके स्रोत हैं। तो आज का सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट से। और आज का मोटिवेशनल कोट आपकी स्क्रीन पर है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ, मेराकल्स स्टार्ट्स हैपनिंग। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद के ऊपर भरोसा। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा होगा तो ये एक सुपर पावर की तरह काम करेगा, एक ऐसी शक्ति की तरह काम करेगा कि अगर आप अपने ऊपर एक बार विश्वास करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कई सारे चमत्कार होने लगेंगे आपके जीवन में। दोस्तों, हम लोग हर काम तो करते हैं, लेकिन उस काम को करने के साथ साथ हम अपने ऊपर एक संदेह की दृष्टि रखते हैं। हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है। हमें लगता है कि क्या हम ये कर पाएंगे, क्या हम नहीं कर पाएंगे। आप अपना ही उदाहरण लीजिए ना। अगर आप मान लीजिए कि आईएएस और पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है कि मैं टीजीटी का भी एग्ज़ाम दे दूं, मैं पीजीटी का भी एग्ज़ाम दे दूं, मैं बीएड का भी कर लेता हूं, या यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म आया वो भी भर दूं। क्या भरोसा, मैं आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, अगर नहीं हुआ तो, है ना? तो दोस्तों, जैसे ही आप संदेह की दृष्टि से अपने ऊपर संदेह करने लगते हो, वैसे ही रिजल्ट भी आपके संदेह आने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, स्वयं के ऊपर भरोसा रखिए, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा रखिए। जो आपके अंदर शक्तियां हैं, जो ईश्वर ने आपको शक्तियां प्रदान की हैं, उन शक्तियों के ऊपर भरोसा रखिए। और उन शक्तियों पे भरोसा रखते हुए, खुद के ऊपर भरोसा रखते हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप कोई काम करेंगे, खुद के ऊपर विश्वास रख के आप काम करेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपको सकारात्मक परिणाम जरूर देगा। आज नहीं तो कल देगा, लेकिन देगा। तो आप विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। और एक बार ये चमत्कार होना शुरू हो गया ना दोस्तों, तो फिर आपके जीवन में इतने सारे चमत्कार होंगे जिसके बारे में आपने उम्मीद भी नहीं पाली थी। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी स्वयं के ऊपर भरोसा हमेशा बना रखिए। आप जो काम कर रहे हैं और किसी खास मकसद, कुछ नेक मकसद के इरादे से कर रहे हैं, तो उस मकसद या उस मार्ग पर कभी भी आपको विचलित नहीं होना है, कभी भी आपको संदेह की दृष्टि से नहीं देखना, और स्वयं के ऊपर तो बिल्कुल नहीं देखना है। तो यही है आज का मोटिवेशनल कोड जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ, मिराकल्स स्टार्ट हैपनिंग। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरा नाम अनूप उपाध्याय है। मैं आपका मेंटर और कोच हूं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का। मोर देन 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, एक्सपर्ट इन एग्जाम प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, मेंटर 20,000 प्लस स्टूडेंट और सिलेक्शन 300 प्लस। दोस्तों, इस समय आप इंडिया के सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं अन अकेडमी पर। और इंडिया का ये जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी का, यहाँ अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ देखने को मिलेगा। करना क्या है दोस्तों, इसके लिए आप अपना मोबाइल उठाइए और अपने मोबाइल पे अन अकेडमी लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए। अगर आपने अन अकेडमी का लर्निंग ऐप पहले से डाउनलोड कर रखा है और अभी तक आपने उसको अपडेट नहीं किया है, यानी कि अभी कुछ उसके फीचर्स चेंज हो चुके हैं और आपने अपडेट नहीं किया है, तो फटाफट आप लोग क्या कर लीजिए, अपडेट कर दीजिए कि सारे के सारे फीचर्स जो हैं, सारे के सारे जो भी क्वालिटीज़ हैं, ठीक ना, वो सारे आपको मिल जाएं। ठीक है ना? तो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप, और डाउनलोड करना है आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप। और इसके लिए आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है। और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने के बाद माई गोल पे जाइएगा, यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है ना? और उसके बाद आप प्लस और फ्री लाइव क्लासेस पे जाकर आप क्या कर सकते हैं कि आप क्लासेस जो है वो देख सकते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा अगर मैं बात करूं
तो इस पे आपको सारी क्लासेस जो हैं, जैसे कि मेरी जो भी क्लासेस हैं जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आप जान रहे हैं कि ये ऑफर है दोस्तों, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस ऑफर के साथ चल सकते हैं, जिसमें आपको यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी का आपका ऑफर है, जिसमें आप अगर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का एसएससी का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिलता है। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन जो है फ्री मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बारे में, जो फी के बारे में बात करें तो फी क्या है, तो 1 महीने की फी जो है वो 1400 है, 3 महीने की 3500 है, 6 महीने की 5600 है, 12 महीने की 7000 है और 24 महीने के 8400 है। आपको एक कोड यूज करना है, जैसे कि मेरा कोड क्या है, ANUP10 अनूप 10 कोड है। और जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे आपके फी में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। जैसे 24 महीने की फी 8400 से घटकर 7560, 12 महीने की 7000 से घट के 6300, 6 महीने की 5600 से घट के 5040, 3 महीने की 3500 से घटकर 3150 और 1 महीने की 1400 से घट के 1260, है ना। ये फी स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो आप इस फी स्ट्रक्चर के साथ चल सकते हैं। लेकिन मेरा हमेशा सुझाव ये होता है कि आप 12 महीने या 24 महीने के साथ चलिए, क्योंकि आपका पूरा एक लंबा समय लगता है इसमें। आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल सब्जेक्ट, शो, आपका जो लैंग्वेज पेपर है, सी सेट, इस सभी की तैयारी जो है आपको यहाँ कराई जाएगी इतने कम फी में। तो बहुत ही फायदेमंद आपके लिए ये कोर्स है दोस्तों। प्राइस हाइक होने वाला बहुत जल्दी है, अकेडमी जो है अपना फी जो है बढ़ाने वाला है यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का। तो आप जो है, जो फी बढ़ जाए तो इसके पहले ही आप क्या कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और आज ही आप सब्सक्रिप्शन अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये फी जो है वो बहुत ही जल्दी बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखिए। बक्स बाउंटी करके एक ऑफर है दोस्तों। ये बक्स बाउंटी क्या है कि अगर आपको लगे कि आप जिस भी एजुकेटर से क्लास कर रहे हैं उस एजुकेटर से क्लास में आपको कुछ इनअप्रोप्रिएट लगे, आपको लगे कि क्लास में कुछ तो है जो सही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस कंटेंट से रिलेटेड आप जो भी आपको कुछ इशू हो तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और आप प्राइज जीत सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो फतेह यूपी पीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि 11 बजे एवरी संडे को होता है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, जिसमें रैंक 100%, रैंक 2 350% और रैंक 4 से 25 तक 25% स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री का ये कुछ मैं स्पेशल क्लासेस आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, जिसके ऊपर मैंने आपसे बात भी की है और सभी को, हाँ ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर आपके साथ चर्चा भी की, और ये क्लास में आप लोग का जो जिस प्रकार से प्रदर्शन है, जिस प्रकार से आप लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, काबिले तारीफ है, ठीक है। ये हिस्ट्री का सेशन है दोस्तों, जिसमें 9 PM रोज रात 9 बजे जो है वो हिस्ट्री के 1500 प्लस हिस्ट्री एमसीक्यू फॉर आईएएस पीसीएस एग्जाम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। नेटवर्क किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो 1500 प्लस क्वेश्चन आप जो है हिस्ट्री एमसीक्यू आईएएस पीसीएस आरओ एआरओ यूपी ट्रिपल एससी और एसआई के लिए मिलेंगे, जिसके लिए आपको रोज रात को 9 बजे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पे आपको मिलेगा। और इसके लिए आपको जो कोड यूज करना है, अनूप 10 कोड यूज करना है। इस कोड के माध्यम से आपको फ्री क्लासेस जो है वो देखने को मिलेगी। दूसरा अगर हम बात करें तो 1500 प्लस ज्योग्राफी एमसीक्यू फॉर आईएएस पीसीएस आरओ एआरओ यूपी ट्रिपल एससी एसआई, जिसमें डेली आप दोपहर 2 बजे जो है वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप अनलॉक कोड जो है अनूप 10, ठीक है ना, का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, दोपहर 2 बजे ज्योग्राफी का क्लास कर सकते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक सेशन जो है वो कल से मैं स्टार्ट किया हूं, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत के बेस पर ये आपका 1500 प्लस क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू फॉर आईएएस पीसीएस आरओ आरओ है, ठीक है। जिसमें डेली 11 बजे ये सेशन जो है वो हो रहा है, और इसके लिए आपको अनलॉक कोड अनूप 10, यानी कि हर जगह हर क्लास के लिए आपको अनलॉक कोड अनूप 10 का प्रयोग करके क्या करना है, आपको लाभ उठाना है, आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो ढेर सारे फायदे हैं। और ये 1500 क्वेश्चन पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के हो जाए, उसके बाद साइंस के लिए, इकोनॉमी के लिए, यूपी स्पेशल के लिए, ठीक है ना, इन सभी के लिए जो भी आपके परीक्षा के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए कि लगभग 10,000 के प्रश्नों के पूरी 90 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, तैयारी कराएंगे, जिसके माध्यम से आप बहुत बेहतर करें। फटाफट आप लोग शेयर भी कर दीजिए ग्रुप में भी, कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने क्लास नहीं ज्वाइन किया वो भी क्लास जो है वो ज्वाइन कर लें, है ना। सारे स्टूडेंट जो है वो क्लासेस ज्वाइन करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है अभी भी, आज संडे है, संडे को फिर क्या दिक्कत
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई समस्या तो नहीं? तो रूबी रानी, रूबी गौतम, प्रदीप कुमार, सुभाष जायसवाल, ऋतु विश्वकर्मा, ईशान, नेहा पांडे, प्रीति पोयम, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और आज का पहला न्यूज जो है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। न्यूज है द हिंदू से लिया हुआ है, सोर्स जो है द हिंदू है। न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट सेज सेक्रेसी ऑफ वोट अ मस्ट इन एनी इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि ये कहा है कि मत की गोपनीयता जो है वो किसी भी इलेक्शन में जो है, किसी भी आपके चुनाव में जो है वो आवश्यक है। ठीक है ना? तो पूरा मामला क्या है, इस मामले को समझते हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किसी भी चुनाव में, चाहे वो संसदीय हो या विधानमंडल का हो, मतदान की गोपनीयता बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। मतदान की गोपनीयता जो है वो बनाई रखनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने 2013 का एक मामला था, जो मामला था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, इस मामले को दोहराया है और अपनी नई जो है वो निर्णय दी है। उस नई निर्णय के बारे में हम बात करें, उसने नया निर्णय क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो मौलिक अधिकार का भाग इन्होंने कहा है कि गोपनीयता जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक भाग है। हम जो वोट देते हैं वो हमारा क्या है, एक मौलिक अधिकार है। सॉरी, जो देते हैं उसमें वोट में हम क्या करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करते हैं कि हमें कौन सा कैंडिडेट है जो वो पसंद है। तो ये हमारी गोपनीयता है, हमारी प्राइवेसी है, और इस प्राइवेसी को क्या कर सकते हैं, आप कहीं से भी छीन नहीं सकते हैं, है ना? गोपनीयता का आधार अधिकार है। तो प्राइवेसी जो है, मत की गोपनीयता जो है वो क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा इसमें क्या कहा है, किसी की पसंद की गोपनीयता से ही लोकतंत्र जो है वो मजबूत होता है। ठीक है ना? आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। नए निर्णय में इसने क्या कहा कि लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। ठीक है ना? यानी कि कोई भी लोकतंत्र हो, ठीक है ना, वहां स्वतंत्र चुनाव कराना, क्योंकि अगर आप मत की गोपनीयता खो देंगे, इसका मतलब यह है कि आप जो है किसी को स्वतंत्र रूप से हैं अपना चुनाव करने की आप परमिशन नहीं दे रहे हैं, और लोकतंत्र के आधारभूत ढांचे के लिए ये क्या होगा कि काफी खतरनाक हो सकता है। तो लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। इसके लिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के एक निर्णय के बारे में भी चर्चा की गई थी इसमें, जिसमें कि मूल संरचना की अवधारणा के बारे में बात की गई। ठीक है कि ये मूल धारणा की अवधारणा का अगर हम बात करें तो यहीं से अस्तित्व में आया है। ठीक है, बूथ कैप्चरिंग पर, बूथ कैप्चरिंग आप लोग जान रहे हैं, जिस प्रकार से मतदान स्थल या मतदान पेटी को जिस प्रकार से लूट के, या कोई बूथ है जहां इलेक्शन हो रहा है वहां जो वहां के दबंग होते हैं वो क्या करें कि उसको कब्जा कर लेते हैं। इसलिए आप देख रहे हो कि अब चुनाव में, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे सांसदी का चुनाव हो, चाहे विधायिका का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, तो उसके लिए आप देखते हैं कि हाई सिक्योरिटी पे ये चुनाव कराए जा रहे हैं। तो बूथ कैप्चरिंग पर जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बूथ कैप्चरिंग और या फर्जी वोटिंग को लोहे के हाथों से निपटना चाहिए, क्योंकि यह अंततः कानून और लोकतंत्र शासन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। लोहे के हाथ यानी कि मजबूत हाथों से क्या करना चाहिए, इसे रोकना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि कानून और लोकतंत्र शासन को क्या कर रहे हैं, ये बूथ कैप्चरिंग जो है प्रभावित कर रहे हैं। किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अगर बारे में बात किया जाए तो चुनाव के अधिकार को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इन्होंने गैर कानूनी सभा के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय रखी है, और उसने कहा कि गैर कानूनी जो सभा है वो एक बार जब गैर कानूनी सभा सामान्य उद्देश्य के अभियोजन से स्थापित होती है तो गैर कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य दंगा करने के अपराध का दोषी होता है। ठीक है ना? उसके बाद इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बल का उपयोग किया जाता है, उन्होंने कहा चाहे विधानसभा का किसी एक सदस्य के द्वारा किया गया मामूली सा व्यवहार, परंतु यदि इस प्रकार के गैर कानूनी कार्य के रूप में स्थापित किया जाता है तो इसे बल का प्रयोग या दंगे के रूप में जो है उसको माना जाएगा। है ना? समझ में आ रहा सभी को? क्लियर है? बफरिंग तो नहीं कर रहा है ना? ठीक है ना? इसके बाद इसने यह भी कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि गैर कानूनी बल या हिंसा सभी के द्वारा हो, लेकिन यह दायित्व विधानसभा के सभी सदस्यों का है कि वो क्या करें, बल का प्रयोग ना करें, शांति से चुनाव कराएं। भारतीय कानून के अनुसार गैर कानूनी सभा की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में जो है वो निर्धारित की गई है। ठीक है ना? अब ये पूरा मामला कहां से उठा, तो हाल फिलहाल में जो चुनाव हो रहे हैं वो कहां के चुनाव हुए थे, अभी हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, और पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमें काफी हिंसा देखने को मिली। हमें यह भी देखने को मिला कि यहाँ ऐसे लोग जो कि किसी अन्य दल को समर्थन कर रहे हैं वर्तमान में जिसकी सरकार है, उनके खिलाफ जो अगर जा रहे हैं तो उन लोगों को क्या किया गया, कई जगह हिंसा में आपने देखा कि मौत के घाट उतार दिया गया या उनके घर को जला दिया गया, तोड़फोड़ किया गया। तो कुल मिलाकर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत ही तीक्ष्ण
या बहुत ही तीखे टिप्पणी की हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी पार्टियों का ये कार्य है कि वो क्या करें कि बहुत हिसाब से चलें और सभी पार्टियां जो हैं वो मत की गोपनीयता को बनाए रखें, बल का प्रयोग ना करें, किसी भी प्रकार चुनाव में दंगे या अपराध को फैलाने का कार्य ना करें। ठीक है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में जो दो मुख्य बातें सामने आई, वो दो मुख्य बातें क्या हैं कि वोट के अधिकार में वोट ना देने का अधिकार अर्थात अस्वीकार करने का अधिकार भी शामिल। अब ये नहीं कि आप जबरदस्ती किसी से कहेंगे कि आप वोट दीजिए। अगर कोई वोट नहीं देता है तो इसका मतलब है कि उसको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता और उसको नोटा का जो विकल्प है वो भी नहीं पसंद आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती कर सकते हैं कि आप वोट दीजिए। वोट नहीं दे रहा मतलब कि आपको वो स्वीकार नहीं कर रहा है, और स्वीकार ना करने का अधिकार भी जो है वो उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है ना। और इसके बाद कोर्ट ने दूसरी बात जो कही वो गोपनीयता की यानी कि प्राइवेसी की बात की, सेक्रेसी की बात की। ठीक है ना। गोपनीयता यानी कि सेक्रेसी की बात की, और उसने कहा कि चुनाव इलेक्शन जो है उसमें सेक्रेसी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, और जब तक सेक्रेसी मेंटेन नहीं होगी तब तक आप नहीं कह सकते कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष प्रकार से चुनाव है। ठीक है ना। अस्वीकार करने के अधिकार के बारे में इसने कहा कि अस्वीकार करने का तात्पर्य यह है कि मतदान के करते समय एक मतदाता को चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवार को ना चुनने की पूर्ण अधिकार भी है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि हम ही को चुनो, नहीं भी चुना जा सकता है। ठीक है ना। इस तरह के अधिकार का तात्पर्य तटस्थ रहने के विकल्प से है, और यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उदाहरण है। मतदान के समय उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव, जिसको कि हम सामान्य भाषा में नोटा कहते हैं। ठीक है ना। तो नोटा का बटन जो है वो विकल्प शामिल करने का जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें एक भागीदारी जो इससे बढ़ा देती है। जैसे पहले क्या था कि नोटा नहीं था, आपको कुछ नहीं पसंद था तो आप क्या करते थे कि आप नहीं जाते थे वोट देने। तो अब एक नया वोट लगाया गया नोटा कि आपको उपरोक्त में से कोई नहीं पसंद है। जैसे कि आप लोग अभी क्वेश्चन में क्या होता है, आ जाता है ना नोटा यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप लोग क्या करते हैं, पसंद कर जाते हो ना। अगर उपरोक्त में से पहले नहीं होगा तो आप लोग मान लो डाउट में रहते, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ना समझ में आए उसमें हम उपरोक्त में से कोई नहीं कर दें। ठीक है ना। तो उपरोक्त में से कोई नहीं करना है। यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं मतलब आपका जो विनीत यादव, आशु राणा, मोटिवेटर फॉर पाथ फाइंडर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग है और फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग। ठीक है ना। तो उपरोक्त में से कोई नहीं मतलब हमें कोई भी पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बूथ पर चुनाव करने नहीं जाएंगे। हम बूथ पर चुनाव करने जाएंगे और उसमें हमें क्या करेंगे कि हमें ऊपर मतलब जो भी कैंडिडेट है उसमें से अगर कोई पसंद नहीं आ रहा है तो हम किसका क्या करेंगे, नोटा का बटन दबा के आएंगे। गोपनीयता का अधिकार के बारे में बात करें यानी कि राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रतिशोध, दबाव या जबरदस्ती के डर के बिना मतदान कराना मतदाता का केंद्रीय अधिकार है। ठीक है। अतः निर्वाचन की पहचान की सुरक्षा करना और उसे गोपनीयता प्रदान करना स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का एक अभिन्न हिस्सा है, और इस अभिन्न हिस्सा का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और हमें गोपनीयता जो है वो बनाए रखना चाहिए। ठीक है ना। मतदान करने वाले मतदाताओं को मतदान ना करने वाले मतदाताओं के बीच में अंतर करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का जो है वो उल्लंघन करता है। तो आपको ये भी देखना है कि ये 3 आर्टिकल्स आपके कहां इंपॉर्टेंट आ गए। अब आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बारे में हमने बहुत बार बात भी की है। जैसे आर्टिकल 14 के बारे में बात करें तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। 19(1)(a) में अभिव्यक्ति के बारे में बात की गई है, वाक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, और अनुच्छेद 21 जो है वो राइट टू प्राइवेसी के बारे में या राइट टू सेक्रेसी के बारे में, गोपनीयता के बारे में या हमारी निजता के अधिकार के बारे में बात की गई है ना। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 21(3) और इंटरनेशनल कोवेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट का अनुच्छेद 25 भी गोपनीयता के अधिकार से संबंधित है। तो कभी भी आपसे पूछे कि गोपनीयता का अधिकार के बारे में कहां उल्लेख किया गया है तो आर्टिकल 25 बी के अंतर्गत गोपनीयता का अधिकार है, और राइट टू आपका प्राइवेसी जो है, निजता का अधिकार जो है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसके बारे में उल्लेख जो है वो किया गया है। अन्य संबंधित जो निर्णय है इस पे, तो इसमें और भी निर्णय में क्या क्या कहा गया है कि इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया था कि मतपत्रों की गोपनीयता का सिद्धांत संवैधानिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 94 के तहत संदर्भित जो है वो किया गया है। ठीक है ना। इसके अलावा इस धारा के द्वारा मतदाताओं के वोट की पसंद के बारे में गोपनीयता बनाए रखने का विशेषाधिकार को ये बरकरार रखती है। ठीक है ना। तो ये पहला न्यूज आपके सामने आपके स्क्रीन पर था दोस्तों, गोपनीयता का अधिकार यानी कि आर्टिकल 25 के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपको आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 को क्या करना है, ध्यान में रखना है, और इसके माध्यम से आपको अपना शानदार तैयारी करना है।
ठीक है ना। तो पहला टॉपिक था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आपका ये जो टॉपिक है ये आपके इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान का टॉपिक है, ठीक है ना। और 11 बजे आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास करेंगे, जहां मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप लोग 11 बजे की क्लास करना मत भूलिएगा। और मैं विश्वास दिला रहा हूं, आप लोग मेरे साथ 11 बजे, 2 बजे और रात को 9 बजे जो 3 क्लासेस हैं, 11 बजे किसकी है, इंडियन पॉलिटी, 2 बजे किसकी है, ज्योग्राफी, और रात को क्या है, हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने कल 1920 तक की चर्चा की थी। जो स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं उनसे फीडबैक ले लीजिए, नहीं तो आप वीडियो ओपन करके एक बार रिकॉर्डेड सेशन थोड़ा सा फास्ट मोड में देख लीजिए, और आप देख लीजिए कि कैसे प्रश्नों का आप लोग को नुकसान हो रहा है, और बहुत भयंकर वाला नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। मैं फिर से समझा रहा हूं, मात्र 88 दिन आपके जीवन में बचे अगर आप यूपीपीसीएस का इस बार एग्जाम दे रहे हैं। अब एक ही चीज है, मार दो या मर जाओ, कर दो या करा जाओ, जो करना करो, लेकिन इस बार सिलेक्शन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए सिलेक्शन? बिल्कुल सिलेक्शन चाहिए, और हम लोग मिलकर काम करेंगे, ठीक है ना। मिलकर काम करेंगे, और मिलकर काम करके 10,000 से अधिक क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। रोज मैं आपके साथ 90 प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं 3 क्लासेस में, ठीक है ना। 50 दिन में अगर हम बात करें तो 4,500 क्वेश्चन पे हम चर्चा केवल इन 3 क्लासेस में कर लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में। और पूरा विश्वास मानिए कि जिस प्रकार से पूरा मैं क्वेश्चन डिजाइन किया हूं आपके अपकमिंग एग्जाम में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। सोन, दिव्या पाठक, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए और करते रहिए क्लास, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं? चले आगे बढ़े। तो चलिए, आज क्या नेटवर्क इशू है क्या? चले, तो अगला न्यूज जो है दोस्तों, वो न्यूज है पीएम पे ट्रिब्यूट टू चंद्रशेखर आजाद ऑन हिज जयंती, ठीक है ना। तो पीएम ने जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इनका ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट है, रिमेंबरिंग द वैलियंट सन ऑफ भारत माता, द रिमार्केबल चंद्रशेखर आजाद ऑन हिज जयंती, ड्यूरिंग द प्राइम ऑफ हिज यूथ ही immersed himself in freeing India from the clutches of the imperialism, ठीक है ना। तो ये आपका है, इन्होंने कहा he was also a futurist thinker and dreamt of a strong and just India, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद जी को श्रद्धांजलि देते हुए इन्होंने ट्वीट किया मोदी जी ने। अब चंद्रशेखर आजाद, 23 जुलाई को भारत ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अल्फ्रेड पार्क आपको याद हो, जो कि आपका इलाहाबाद में है, चंद्रशेखर आजाद पार्क, वहां आप जाओगे भी, जो लोग इलाहाबाद रहते होंगे, जो स्टूडेंट इलाहाबाद रहते होंगे, उनको वहां का आइडिया है ना। तो आप देखोगे तो चंद्रशेखर आजाद पार्क पे पहले तो उतना साफ सुथरा अच्छा नहीं था, लेकिन 5-7 सालों में काफी काम हुआ है, ठीक है ना। चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति जो है वो काफी अच्छी बनी है ना। और ये चंद्रशेखर आजाद जी को याद करते हुए इन्होंने श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था, ठीक है ना। प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो चंद्रशेखर आजाद उस समय 15 वर्ष के छात्र थे। दिसंबर 1921 में एक असहयोग आंदोलन में ये क्या हुए थे, शामिल हो गए थे। सोचिए कि 15 साल का ये बच्चा, यानी कि आपकी उम्र से अगर हम बात करें तो किसी की उम्र से आधे होंगे, या किसी की उम्र से 10 साल या 8-9 साल का अंतर तो होगा ही। तो सोचिए कि इतने कम उम्र का बच्चा, जो कि अभी उसकी जवानी के दहलीज पर नहीं पहुंचा, उसके पहले वो क्रांतिकारी का बिगुल फूंक लिया था, और क्रांतिकारी का मसाल है थाम लिया था, क्रांतिकारी का झंडा जो है वो उठा लिया था ये, ठीक है ना। और असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। मात्र 15 साल की उम्र में ये जेल गए थे, ठीक है ना। कौन? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो मजिस्ट्रेट के सामने जब इन्हें पेश किया गया 15 साल की उम्र में, तो मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि नाम क्या है, तो उसने कहा आजाद। पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। निवास स्थान? जेल। इसलिए चंद्रशेखर आजाद को जब 15 साल में जब इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने सीना तान के जब बताया कि मेरा नाम आजाद है, तब से लोग इन्हें चंद्रशेखर तिवारी के जगह पे चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगे, ठीक है ना। स्वतंत्रता आंदोलन में इनके योगदान के बारे में बात करें दोस्तों, तो उसके पहले इनकी कुछ लाइनें हैं। मैं आजाद हूं, चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में, इंकलाब की ज्वाला लिपटी मेरे बदन में, मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। ये लाइन चंद्रशेखर आजाद के हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, है ना। रवि कुमार, स्वागत। तो कहा गया कि स्वतंत्रता आंदोलन में इनके योगदान के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन
जो है एक पार्टी जिसमें ये जुड़े, ठीक है। तो गांधी के द्वारा 1922 में जब असहयोग आंदोलन के निलंबन हो गए, ठीक है, उस समय इनकी उम्र की अगर हम बारे में बात करें तो ये लगभग 20 साल के रेंज में आ चुके थे। तो असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में क्या हो गए, शामिल हो गए। आपका आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में बात करें तो ये भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1924 में पूर्वी बंगाल में सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन, प्रतुल गांगुली ने अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में की थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस पे आप इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना एक क्रांतिकारी संगठन थी जिसकी स्थापना 1924 में पूर्वी बंगाल के सचिंद्रनाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली ने अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में इसका निर्माण किया था, ठीक है ना। तो एचआरए के मेंबर के बारे में बात करें तो मेंबर कौन कौन थे, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुखदेव जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, रोशन सिंह जी, अशफाकुल्ला खान जी और राजेंद्र लहड़ी जी जो थे वो इसके संग थे। अब जैसे बना एचआरए तो एचआरए ने क्या किया, कांड किया। कौन सा, एक षड्यंत्र रचा। कौन सा षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र। कहाँ, लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पे। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जरूरत किस चीज की पड़ रही थी, धन की। अब धन कहाँ से आएगा भाई, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो सब क्या किया जाए कि अंग्रेजों की संपत्ति को लूट लिया जाए, सरकारी संपत्ति को लूट जाए। तो उसी के अनुरूप एचआरए ने क्या किया, लखनऊ के पास है आपका छोटा सा एक स्टेशन कानपुर, सॉरी काकोरी, वहां क्या किया कि काकोरी में इन्होंने डकैती की, ठीक है ना, ट्रेन में डकैती की थी। और इस योजना को चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी और मनमथ नाथ गुप्ता ने, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि काकोरी कांड में इनमें से कौन थे या कौन नहीं थे। तो चंद्रशेखर आजाद थे ही, राम प्रसाद बिस्मिल थे ही, अशफाकुल्ला खान थे, राजेंद्र लहड़ी और मनमथ नाथ गुप्ता। ये नाम आपको नया नजर आया होगा, जो हिस्ट्री वाले होंगे उनको इन्हें नाम पढ़ा होगा आपने, जो नहीं होंगे उनके लिए नाम नया होगा, मनमथ नाथ गुप्ता जो है, ठीक है ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बाद इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में एक नया जो है इसको पुनर्गठित किया और इसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली में फिरोज शाह, जिसको कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम आप कहते हैं जहां आप लोग क्रिकेट देखते हैं, तो फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद ने, अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह, सुखदेव थापर और जोगेश चटर्जी ने की थी किसकी स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की, ठीक है ना, जो कि एचआरए के बाद जो है एक नई पार्टी जो है वो बनी थी, एचएसआरए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो एचएसआरए ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए वर्ष 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिसकर्मी जेपी सैंडर्स को गोली मारने की योजना बनाई, ठीक है। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आजाद जी जो थे वो क्या किए, जब अंग्रेजों से घिर गए थे अल्फ्रेड पार्क में, जब हैं ये अंग्रेजों से जब घिर गए थे तो उन्होंने क्या किया कि खुद को, जो आखिरी गोली बची थी उनके माउजर में, उसको खुद कनपट्टी पे लगाया, अपने आप को मार के हमेशा के लिए आजाद हो गए, ठीक है। चलिए अगला न्यूज है आपके स्क्रीन पर और ये न्यूज है दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से लिया हुआ न्यूज है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पीआईबी का न्यूज है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन टच न्यू हाइट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट in various special economic zone across the country. 1096 numbers of units has been registered during the last 3 years. The export by these units during the last 3 years zonal wise ये पूरा है, ठीक है, आपका ये एक्सपोर्ट है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो विगत 3 वर्षों में हमने क्या देखा कि निर्यात, निवेश और रोजगार में प्रदर्शन के मामले में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने क्या किया, एक नई ऊंचाई को छुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। तो दोस्तों देश के भीतर ऐसे क्षेत्र जहां प्राय शुल्क मुक्त रियायत यानी कि राजकोषीय रियायत होते हैं और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार प्रदान करने के लिए अलग अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून जो है वो बने होते हैं। सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बात करें तो यह इन क्षेत्रों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए भी बनाए गए हैं जिससे व्यापार करने में आसानी होती है। भारत में सेज के बारे में बात करें यानी कि भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। कहां, कांडला। कहां स्क्रीन पर कांडला, ये आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ कांडला दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा मैप जब रखेंगे तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। वैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में हम बात करें तो भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो कहाँ कहाँ है, ठीक है।
अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली, मुंड्रा, कांडला, दहेज, हजीरा, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दिघी, जयगढ़, मोर्मागांव, करवार, न्यू मैंगलोर, बाईपोर, कोच्चि, बेंगलुरु, तुतुकुरिन, कराईकल, चेन्नई, है ना, कृष्णापट्टनम, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, गोपालपुर, पारादीप, धमतारा, हल्दिया और कोलकाता, ये सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं वो भारत के आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिख रहे हैं, जिसमें कुछ मेजर सिटीज के रूप में है, कुछ मेजर पोर्ट्स के रूप में है, कुछ नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, कुछ, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर कि ये क्या है, आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में जब मैंने बात की तो मैंने कहा कि भारत के अगर हम बारे में बात करें तो भारत का जो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो कहाँ आपका बना, 1965 में कांडला में। और ये आपका इकोनॉमिक जो जोन है इसके बारे में हम बात करें तो ये सामान सेज के समान थी, और सरकार ने 2000 में ईपीजेड की सफलता को सीमित करते हुए, यानी कि ईपीजेड मतलब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की जो सफलता जब मिल गई तो सरकार ने इसे क्या किया कि एक नया नाम दिया, और वो नया नाम क्या दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये नौकरशाही की चुनौतियों के निवारण के लिए विदेशी व्यापार नीति के तहत सेज की स्थापना की गई, जिसमें मल्टी विंडोज के जगह पर सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि जो फाइलें हैं वो सरकारी दफ्तर में कई टेबलों को पार करने की जगह पे एक ही टेबल से जो है वो पूरा का पूरा काम हो जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया और वर्ष 2006 में इसे कानून को लागू किया गया। सेज की स्थापना के बारे में हम बात करें तो 2000 से लेकर 2006 तक विदेशी व्यापार नीति भारत में चालू था, ठीक है ना। भारत में सेज को चीन के सफल मॉडल के साथ मिलकर संरचित किया गया था। वर्तमान में 379 सेज अधिसूचित है, जिनमें से 265 जो है वो चालू हैं। लगभग 64% जो सेज हैं वो भारत के 5 राज्यों यानी कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में है। अनुमोदन बोर्ड सर्वोच्च निकाय है जिसका नेतृत्व वाणिज्य विभाग यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव के द्वारा किया जाता है। भारत में सेज नीति का अध्ययन करने के लिए उद्योग मंत्रालय के द्वारा बाबा कल्याणी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने नवंबर 2018 में अपनी सिफारिशें जो हैं वो प्रस्तुत की थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ क्या मिल गया कि सेज के अध्ययन के लिए किसके नेतृत्व में जो है एक समिति का गठन किया गया था, तो बाबा कल्याणी के नेतृत्व में जो है क्या किया गया था, एक समिति का गठन किया गया था, और उस समिति ने सेज के बारे में अपनी सिफारिशें जो है वो नवंबर 2018 में जो है वो प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो हम लोग सेज के बारे में यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बारे में और भी कहें तो ये इसे विश्व व्यापार संगठन के अनुकूलन बनाने और अधिकतम क्षमता का उपयोग करने के लिए सेज के जो भी संभावित उत्पादन है उसको अधिकतम करने हेतु वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने के लिए सेज नीति का मूल्यांकन करने के बाद इसके व्यापक विस्तृत के साथ इसे क्या किया गया, स्थापित किया गया। बाकी थोड़े से बड़े में आपको ये स्क्रीन पर जो भी भारत की जो सेज है, चाहे वो बड़े बड़े शहरों पे हो चाहे पोर्ट पे हो, वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। सभी को क्लियर है। सेज अधिनियम के उद्देश्यों के बारे में बात करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम के बारे में अगर हम बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम जो है इसमें अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के लिए से वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए इसकी स्थापना जो है इसकी की गई थी। इसके अलावा हम बात करें तो सेज के लिए उपलब्ध प्रमुख प्रोत्साहन और सुविधाएं क्या हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो सेज के लिए हैं, तो सेज इकाइयों के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए शुल्क मुक्त आयात माल घरेलू खरीद, आयकर, न्यूनतम वैकल्पिक कर आदि जैसे विभिन्न करों में छूट, मान्यता प्राप्त बैंकिंग के माध्यम से बिना किसी परिपक्वता प्रतिबंध में सेज इकाइयों के द्वारा वर्ष में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की बाहरी वाणिज्यिक उधारी, केंद्र और राज्य स्तर के अनुमोदन के लिए एकल खिड़की की मंजूरी देने के बारे में बात की गई, ठीक है ना। अब तक के सेज के प्रदर्शन के बारे में हम बात करें कि अब तक भारत का सेज में प्रदर्शन कैसा रहा या सेज का किस प्रकार से प्रदर्शन रहा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, तो निर्यात के बारे में बात करें तो लगभग 22,840 करोड़ रुपए का निर्यात जो है वो 2005-6 में हो रहा था, जो कि 2020 में ये बढ़कर 7,59,524 करोड़ का आपका जो है वो निर्यात बढ़ गया, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 7,20,000 से 22,000 करोड़ रुपए का जो है आपका निर्यात जो है वो 15 सालों में आपको बढ़ते हुए देखा। निवेश के बारे में बात करें दोस्तों तो 2005-6 में जब सेज पूरी तरह से तैयार नहीं था तो 4,035.51 करोड़ का जो है वो निवेश था, जो कि बढ़कर
6,17,499। रोजगार के बारे में बात करें तो कुल रोजगार जो 2005-6 में 1,34,000 था, वो बढ़कर 23,58,136 हो गया। सेज के सामने चुनौतियां क्या है, तो सेज में अप्रयुक्त भूमि का प्रयोग होता है। तो सेज क्षेत्रों की मांग में कमी और महामारी के कारण उत्पन्न हुए व्यवधान के परिणाम स्वरूप सेज के मौजूदा जो रूप है उसमें अप्रयुक्त भूमि जो है वो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि उसके लिए जो भूमि है उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। बहुमॉडल का अस्तित्व है, यानी कि आर्थिक क्षेत्रों या प्रक्रम के अनेक मॉडल हैं, जैसे सेज, तटीय आर्थिक क्षेत्र, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र, फूड पार्क तथा टेक्सटाइल्स पार्क, जो विभिन्न मॉडलों को एकीकृत करने की चुनौतियां जो है वो उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा हम एशियान देशों से सेज की प्रतिस्पर्धा के बारे में हम बात करें तो पिछले कई वर्षों से हम क्या देख रहे हैं कि एशियान देशों ने सेज में निवेश करने के लिए वैश्विक निवेशक और भागीदारों को आकर्षित करने की नीतियों का परिवर्तन किया है तथा अपने कौशल अभियानों के विकासात्मक स्तर का भी कार्य किया है। जिसका परिणाम क्या है, इसके परिणाम स्वरूप हम क्या देख रहे हैं कि भारतीय सेज ने वैश्विक स्तर पर अपने कुछ प्रतिस्पर्धी हितधारकों को खो दिया, जिसके कारण उन्हें नई नीतियों की आवश्यकता पड़ रही है। सेज पर हमने कहा कि एक समिति बनी थी, जिस समिति का नाम क्या था, बाबा कल्याणी समिति, जिसके सिफारिश के अनुसार सेज में एमएसएमई योजनाओं को जोड़कर तथा वैकल्पिक क्षेत्रों के क्षेत्र विशिष्ट सेज में निवेश करने की अनुमति देकर एमएसएमई निवेश को बढ़ावा दिया गया। इसके अतिरिक्त सक्षम और प्रक्रियात्मक छूट के साथ साथ सेज को अवसंरचना स्थिति प्रदान करने के हेतु वित्त और उनके पहुंच सुधार करने के लिए दीर्घकालीन ऋण सक्षम बनाने के लिए भी अग्रगामी कदम जो है वो उठाए गए। ठीक है, तो ये तीन न्यूज है जो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, सबसे पहले प्राइवेसी ऑफ सेक्रेसी ऑफ वोटिंग, दूसरा हमने कल आपका चंद्रशेखर आजाद जी पे देखा और तीसरा जो है वो सेज पे देखा। चौथा न्यूज आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, और ये न्यूज जो है वो रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी कि आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर ये न्यूज़ है। और इसका जो सोर्स है वो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से ये न्यूज़ लिया गया है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी क्लास। तो लाइक शेयर करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, फटाफट आप लोग शेयर कीजिए अपने सारे ग्रुप्स में, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, कि और जो स्टूडेंट हैं वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है ना, तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए कि सारे स्टूडेंट जो है इसका लाभ उठाएं, है ना। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस सेशन। मुझे उम्मीद है कि सभी को ये सेशन जो है वो पसंद आ रहा होगा, सभी लोग ये सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो मेजर्स टेकन टू राइजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन कंट्री। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवेयर अबाउट द चैलेंज पोस्ड बाय एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में AMR कहा जाता है, इन द कंट्री हैज टेकन फॉलोइंग मेजर। सबसे पहले नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR containment was launched during 12th financial year in 2012 to 17. Under this program, AMR means antimicrobial resistance. Under this program, AMR surveillance network has been strengthened by establishing labs in state medical college. 30 sites in 24 states have been included in this network till 30th मार्च। नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बनाया गया है। आइए हम इसके ऊपर बात करें, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि रोगाणु रोधी प्रतिरोध। तो मैंने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में जो रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको मैंने कहा कि शॉर्ट फॉर्म में AMR कहेंगे, के द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला है। कौन कौन से उपाय हैं, तो सबसे पहला रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो रोगाणु रोधी प्रतिरोध का तात्पर्य है कि किसी भी सबसे पहले तो हम जाने कि भाई ये रोगाणु रोधी प्रतिरोध है क्या। तो किसी भी सूक्ष्मजीव, और सूक्ष्मजीव क्या हो सकते हैं आपके, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स, ठीक है ना, के द्वारा एंटी माइक्रोबियल दवाएं कौन कौन से, जैसे कि एंटीबायोटिक्स आप खाते हैं, किसकी, एंटी फंगल दवाई खाते हैं, एंटी वायरल दवाई खाते हैं, एंटी मायरियल दवाई खाते हैं, या एंटी हेलेमेंटिक्स, इन जिनका उपयोग संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, के खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर लेने से है। ठीक है ना, रोगाणु रोधी प्रतिरोध क्या है, यानी कि जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं उन मेडिसिन के खिलाफ जो है ये दवाई जो है वो क्या कर रही हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के रूप में इन्होंने क्या किया है कि अपना प्रतिरोधता बढ़ा दिया है। ठीक है ना, अब इसका परिणाम क्या हो रहा है, तो परिणाम स्वरूप हमें यह देखने को मिल रहा है कि मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं और संक्रमण जारी रहता है और दूसरों में फैल सकता है। अब जिस प्रकार से आप जानिए, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सूरज सिंह स्वागत है, आप मान लीजिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे 3 दिन से बुखार आ रही, ठीक है, डॉक्टर साहब ने आपको पैरासीटामोल पकड़ाया और पैरासीटामोल के साथ आपको क्या पकड़ा दिया, एंटीबायोटिक दवाई पकड़ा दी। आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, जरूरत नहीं थी आपको एंटीबायोटिक खाने की, हो सकता था कि वो बीमारी जो है आपके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता जो है वो शरीर खुद बना लेता और उसको समाप्त कर सकता था।
हो सकता था ना, लेकिन डॉक्टर साहब ने क्या किया कि आपको एंटीबायोटिक पकड़ा दिया। अब छोटा बच्चा अगर 5-6 महीने का हो तो भी उसको देखते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये जो आपके पेडियाट्रिक, जो आपके बच्चों वाले जो सिरप होते हैं वो भी एंटीबायोटिक पकड़ा देते हैं कि लीजिए एंटी बैक्टीरियल है या एंटी फंगल है या एंटी ये है या एंटी वो है ना। अब इससे हम क्या देखते हैं कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हम क्या देख रहे हैं कि कृत्रिम रूप से हम क्या पकड़ा रहे हैं कि एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए हम दवाइयों का प्रयोग करा दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो उनकी प्राकृतिक रूप से जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो समाप्त हो गई और दवाई के रूप से अब ये जो बीमारियां हैं, चाहे वो वायरस के थ्रू हो, चाहे बैक्टीरिया के थ्रू हो, चाहे फंगस के थ्रू हो, चाहे पैरासाइट्स के थ्रू हो, इसने क्या किया है कि इन दवाइयों के खिलाफ अपनी रेजिस्टेंसी बढ़ा दी, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दी है। और ये दवाई जो है, जो हम उपचार के लिए इसका प्रयोग कर रहे थे, इसका अगर हम क्या देख रहे हैं कि ये अप्रभावी हो जा रहा है, इसका उपचार पे उतना लाभ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और हम दवा दे रहे हैं उसके बाद भी बीमारियां जो हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक बहुत ही आसानी से फैल जा रही है, ठीक है ना। और इसी को सुपर बग्स के नाम से कई बार आपने सुना है। तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले जो सूक्ष्मजीव हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपर बग्स कहते हैं। अब एएमआर यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के प्रसार के कारण क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करें तो सबसे पहला क्या है, रोगाणुरोधी दवा का दुरुपयोग और कृषि में अनुचित प्रयोग, ठीक है ना। तो ये जो रोगाणु रोधी दवा है उसका जो हम प्रयोग कर रहे हैं और कृषि में जो इसका अनुचित उपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है कि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की पावर बढ़ जा रही है। दूसरा, दवा निर्माण स्थलों के आसपास हम क्या देख रहे हैं कि संदूषण शामिल है, जहां अनुपचारित अपशिष्ट से अधिक मात्रा में सक्रिय रोगाणु रोधी वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए कि जहां दवा कंपनियां हैं या दवा के अलावा आप देखिए कि जो हॉस्पिटल के आसपास के एरिया हैं, आप क्या देख रहे हैं कि जो भी वेस्ट पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो इस फील्ड में होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे या जो मेडिकल फील्ड में होंगे, चाहे नर्स होंगे, चाहे जो भी चीज होंगे, आप लोग क्या देखते हैं कि उसका डिकम्पोजिशन, उसका जो आप देख रहे हैं कि उसको हम उसका निस्तारण सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, उस वेस्ट पार्टिकल्स का हम कहीं भी ले जाकर फेंक दे रहे हैं। अब कहीं भी फेंक रहे हैं, जो भी आपके हॉस्पिटल से जो भी आपकी गंदगियां निकली, जो भी बीमारियां निकली या जो भी दवाई के आपके, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी भी जगह पे ले जाके गिरा दे रहे हैं, कहीं भी फेंक दे रहे हैं। अब प्रकृति में ये क्या हो रहा है कि ये एंटी आप अपने, ये बीमारी क्या हो रही है कि ये बीमारी जो है अपशिष्टों का सही से उपचारण ना करने के कारण सक्रिय रोगाणु रोधी वातावरण में क्या हो जा रहे हैं, मुक्त हो जा रहे हैं, और यहीं से हमें दिक्कत जो है वो देखने को मिल रही है। भारत में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर भारत की क्या स्थिति है, तो भारत में बड़ी आबादी के संयोजन के साथ साथ बढ़ती हुई आय जो एंटीबायोटिक्स दवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है ना। अब भारत में लोगों की क्या धीरे धीरे आय बढ़ रही है, आबादी भी बढ़ रही है, और अब बीमारियां भी हैं उसी तरीके से बढ़ रही हैं। तो जब भी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको क्या पकड़ाएगा, एंटीबायोटिक पकड़ाएगा। लेकिन एंटीबायोटिक क्या सस्ते होते हैं, आप देखेंगे कि सभी दवाइयों में एंटीबायोटिक जो दवाई होती हैं उसके रेट जो है सबसे महंगे हैं, ठीक है ना। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि लोगों की आजकल जो है खरीदना काफी आसान हो गया है, डॉक्टर के पास पहुंच है तो डॉक्टर के पास जब पहुंचोगे तो दवाई आप पहुंचा ही देगा, है ना। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि जो भी आपके संक्रामक रोग हैं उसका उच्च बोझ एंटीबायोटिक दवाओं के लिए आसान ओवर द काउंटर पहुंच की सुविधा प्रदान करती है और प्रतिरोधी जीन की पीढ़ी को यह क्या करती है, बढ़ावा देती है। बहु दवा प्रतिरोध निर्धारक नई दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टामेज 1, जिसको कि एनडीएम 1 कहते हैं, इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर तेजी से उभरा है। अफ्रीका, यूरोप और एशिया के अन्य भाग से दक्षिण एशिया से उत्पन्न होने वाली बहु दवा प्रतिरोध टाइफाइड से प्रभावित हुए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत में सूक्ष्म जीव जैसे कि कोई जीवाणु हो या विषाणु हो के कारण सेप्सिस से प्रत्येक वर्ष 56,000 से अधिक नवजात बच्चों की मौत हो जाती है, ठीक है ना। और सेप्सिस के बारे में बात करें तो इसके प्रतिरोधी जो है, जो हम नवजात बच्चों को जो दे रहे हैं, ये पहली पंक्ति की आपकी एंटीबायोटिक दवाओं की प्रतिरोधी है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से संबोधित करने के लिए जो कारण है वो क्या है, एंटी माइक्रोबियल नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया, इसे 2012 में शुरू किया गया, और इस कार्यक्रम के तहत राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में प्रयोगशालाओं की स्थापना करके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने की बात की गई। दूसरा, इस पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनी और यह स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर केंद्रित है, और अप्रैल 2017 में विभिन्न हितधारक मंत्रालय विभागों को शामिल करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई, ठीक है ना। इसके बाद देखें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में तो सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क, इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था ताकि देश की दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के सबूतों और प्रवृत्तियों के पैटर्न का अनुसरण किया जाए। एएमआर के अनुसंधान और इस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ऊपर अगर हम बात करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एएमआर में चिकित्सा अनुसंधान को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से नई दवाओं को विकसित करने की पहल की है।
आईसीएमआर के बारे में बात करें, यानी कि आपका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, तो इसने नॉर्वे की रिसर्च काउंसिल यानी कि आरसीएन के साथ मिलकर 2017 में रोगाणु विरोधी प्रतिरोध के अनुसंधान हेतु एक संकल्प आह्वान का शुरुआत किया। ठीक है। आईसीएमआर ने संघीय शिक्षा अनुसंधान मंत्रालय जर्मनी के साथ मिलकर शोध के लिए एक संयुक्त भारत जर्मन सहयोग पर भी काम करना शुरू किया। एंटीबायोटिक प्रबंधन कार्यक्रम के अगर हम बारे में बात करें तो आईसीएमआर ने अस्पताल के वार्डों और आईसीयू में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग पर अति प्रयोग पर नियंत्रित करने के लिए भारत में एक पायलट परियोजना एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप जो है कार्यक्रम शुरू किया। डीसीजीआई ने अनुपयुक्त पाए गए 40 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगा दिया, जो ये लगा कि ये जो दवाएं इसका प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसके ऊपर रोक लगा दिया जाए। एएमआर यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए एकीकृत स्वास्थ्य निगरानी नेटवर्क के ऊपर काम किया गया, और ये एकीकृत एएमआर निगरानी नेटवर्क में हिस्सा लेने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा प्रयोगशालों की तैयारी का भी आकलन किया गया। आईसीएमआर ने जानवरों और मनुष्यों के रोगाणु विरोधी प्रतिशोध पैटर्न की तुलना के लिए पशु चिकित्सा मानक संचालन प्रक्रिया को भी विकसित किया। इसके अलावा देखें तो भारत में कम टीकाकरण कवरेज को संबोधित करने के लिए मिशन इंद्रधनुष जैसी गतिविधियां शुरू की गई। साथ में निगरानी और जवाबदेही के सुधार के लिए सूक्ष्म योजना और अन्य अतिरिक्त तंत्रों को भी मजबूत किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने सहयोगात्मक कार्य के लिए शीर्ष 10 प्राथमिकताओं में से एक के रूप में इसे पहचाना। ठीक है ना। एएमआर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का पक्ष क्या है अगर हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एएमआर को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए 10 खतरों में से एक के रूप में माना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुशंसा की है कि देशों को वित्त पोषण और क्षमता निर्माण प्रयासों को बढ़ाना चाहिए, साथ में राष्ट्रीय कार्य योजना की प्राथमिकता देनी चाहिए और मजबूत निर्णायक नियामक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए तथा मनुष्य और जानवर पौधों के स्वास्थ्य के देखभाल पर एंटी माइक्रोबियल के जो उत्तरदायी हैं एवं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का क्या करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, ऐसा कहा। साथ में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई ऐसे उपाय सुझाए जिससे इसके प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इस प्रतिरोध के प्रसार को विभिन्न स्तरों पर प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका रहा। अगला न्यूज है दोस्तों आपका, पटाखों पे प्रतिबंध के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। ठीक है ना। एनजीटी ने आपको क्या किया था, पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया था। तो इसके खिलाफ जो पटाखा कंपनी वाले हैं वो क्या हुए कि इन्होंने कोर्ट में गुजारिश लगाई, और कोर्ट में जब गुजारिश लगाई तो कोर्ट ने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि आपने जो अपना याचिका दायर किया है इस याचिका को हम क्या करते हैं, डिसमिस कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली अगेंस्ट एजीटी बैन ऑन फायर क्रैकर्स इन दिल्ली। ठीक है ना। तो फायर क्रैकर्स जो है उसके ऊपर जो है वो क्या कर दिया, जो एनजीटी ने बैन लगाया उस बैन को वैसे ही चलने दिया। क्या है ये पटाखों पर प्रतिबंध खिलाफ की याचिका, इस पे हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया, जिसके अंतर्गत एनसीआर भारत के अन्य शहर में कोविड-19 महामारी के दौरान पटाखों के बिक्री एवं इसके उपयोग पर क्या था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब पटाखे जलाने के कारण क्या हम देखते हैं कि वायु के अंदर की गुणवत्ता जो है वो खराब होती है। खासकर आप देखिए जब पटाखे आप जलाते हैं, है ना, तो उस समय खासकर ठंडी दिवाली के बाद आप क्या देखेंगे कि बहुत ज्यादा धुंध आपको देखने को मिलेगी, श्वसन प्रक्रिया की दिक्कत होगी और ये सारी चीज है। तो पूरा मामला जो है उस मामले पर अगर आए तो सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 के दायरे की याचिका के आधार पर दिवाली, क्रिसमस और अन्य उत्सव जिसमें कि हानिकारक पटाखों का जो उपयोग हो रहा है उसके वृद्धि पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि विभिन्न कारकों के विशेषकर पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण ने दिल्ली को गैस चैम्बर के रूप में बना दिया है। ठीक है ना। जिस प्रकार से पटाखों के बाद आपका ये प्रदूषण बढ़ रहा है, ये प्रदूषण क्या कर रहा है कि दिल्ली जैसे जगहों को क्या कर दिया है, गैस चैम्बर बना दिया, जिससे श्वसन प्रक्रिया है। अब जो याचिकाकर्ता ने जो याचिका डाली थी उसने क्या कहा था कि अपने सुरक्षा के लिए, और कहा कि जीवन का अधिकार जो है ये भी हमारा मौलिक अधिकार है और हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, और मौलिक अधिकार का हनन जो है वो किस प्रकार से किया जा रहा है, पटाखे जला के किया जा रहा है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लिया। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि जैसे धार्मिक त्योहार के दौरान पटाखे फोड़ना मौलिक अधिकार का आवश्यक प्रथा है। ठीक है ना। तो जब इसको छीना गया, जब बैन लगाया गया, तो याचिकाकर्ता ने क्या कहा कि हमारा धार्मिक त्योहार है दिवाली, और दिवाली के अंतर्गत हम जो है पटाखे फोड़ेंगे क्योंकि ये हमारा इससे ऐतिहासिक प्रेम है या हमारा इससे सांस्कृतिक प्रेम। ठीक है ना। ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है और हम अपनी संस्कृति में किस त्योहार को कैसे मनाएं ये हमारा मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं भी आप कोई भी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि दिवाली जो है जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी वापस आए थे और उसके उत्सव में आप दिवाली में दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो क्या कहीं भी आपको किसी भी ग्रंथ के अंदर या किसी भी महाकाव्य के अंतर्गत
इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि जब भगवान श्री राम वापस आए थे तो अयोध्या के लोगों ने जो है पटाखे जलाए थे। क्या पटाखों के बारे में उल्लेख है? नहीं है। आपको किसके बारे में उल्लेख मिलेगा? दीपक के बारे में, दिया के बारे में उल्लेख मिलेगा। तो आप दिया जलाइए, पटाखों के बारे में आप मत बात कीजिए। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम पटाखों के ऊपर बैन लगाते हैं तो इससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है ना। तो न्यायालय ने के पास ये जब तर्क दिया गया तो न्यायालय ने इस तर्क को क्या कर दिया? खारिज कर दिया, ठीक है ना। न्यायालय ने माना कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 25 और जीवन के अधिकार जिसमें 21 दोनों जो है इसके अधीन है। यदि कोई विशेष धार्मिक प्रथा लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरा है तो ऐसी प्रथा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सुरक्षा का हकदार नहीं है, ठीक है ना। अब एनजीटी का जो आदेश आया था दिसंबर 2020 में, पिछले साल आया था, कोरोना के चलते स्थिति भी खराब थी, तो एनजीटी ने क्या किया कि क्रिसमस और नए साल पर क्या किया कि पटाखों पर रोक लगा दी। और इन्होंने कहा कि अगर आपको जलाना ही है तो आप हरित यानी कि ग्रीन क्रैकर्स आप जलाइए या आप इको फ्रेंडली क्रैकर्स जलाइए जो कि कम प्रदूषण करते हैं, ठीक है ना। और इसकी अनुमति होगी जहां आपकी परिवेशी वायु गुणवत्ता के स्तर में जो है अगर नीचे की श्रेणियां में होंगी, मतलब कि वायु की गुणवत्ता जो स्थिति अगर खराब होगी तो वहां आपको ये अलाउड जो है वो नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप जलाना भी चाहते हैं तो आप क्या करिए? ग्रीन क्रैकर्स का यूज कीजिए। कोविड-19 महामारी के कारण अगर हम देखें तो एनजीटी ने पुनः पटाखों की बिक्री पर क्या कर दी थी? रोक लगा दी थी और इसके उपयोग पर प्रतिबंध कर दिया था। पटाखा कंपनियों ने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध उनकी आजीविका के मार्ग में बाधक है, जिसके उत्तर में ट्रिब्यूनल ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 19(1)(g) के अनुसार राइट टू बिजनेस आंतरिक नहीं है तथा वायु गुणवत्ता एवं ध्वनि प्रदूषण स्तर के मानदंडों का उल्लंघन करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। तो 19(1)(g) आप लोग याद रखिएगा। 19(1)(g) किसके बारे में बात कर रहा है? 19(1)(g) बात कर रहा है राइट टू बिजनेस के बारे में। तो कभी आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में राइट टू बिजनेस के बारे में किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? तो 19(1)(g) में इसके बारे में उल्लेख किया गया। अब पटाखों के हानिकारक प्रभाव के बारे में हम बात करें कि पटाखा से क्या प्रभाव होते हैं, तो पटाखों में हम क्या देखेंगे कि कैडमियम, लेड, क्रोमियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, पोटेशियम, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीज, कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बहुत सारे भारी धातु और जहरीले रसायन जो है वो निकलते हैं। ये रसायन हृदय रोग, श्वसन या तंत्रिका विकार के रूप में लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण के माध्यम से क्या हो सकता है? लोगों को बेचैनी हो सकती है, अस्थायी या स्थायी श्रवण यानी कि कान के जो पर्दे हैं वो फट सकते हैं या जो है सुनने की शक्ति जो है वो छीन सकती है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है ना। नींद में खलल आ सकती है क्योंकि आवाज होगा तो कोई सो नहीं पाएगा। बच्चों की खराब संज्ञानात्मक विकास के कारण जो है ये सब है, तो इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अगला न्यूज आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश, ठीक है ना। तो ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। NIMHANS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस सजेस्ट गेट कीपर्स मॉडल टू प्रिवेंट सुसाइड इन प्रिजन, ठीक है ना। तो जो प्रिजन यानी कि जेल के अंदर जो है आपके जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उसको रोकने के लिए एक मॉडल के बारे में बात की और इस मॉडल का नाम क्या है? गेट कीपर मॉडल है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले हम न्यूज़पेपर के कटिंग को देख लेते हैं, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। Detailed guidelines issued for dealing with mental health challenges of inmates staff in a bid to prevent suicide triggered by mental health issues in prison across the country. The National Institute of Mental Health and Neuroscience Bengaluru has recommended the gatekeeper model, where selected inmates trained to identify prisoners at risk of suicide would refer to them to treatment or supportive service. Acting on the request of the Ministry of Home Affairs, NIMHANS, an institute of national importance, issue a set of guidelines on management of mental health issue on the prisoners and prison staff, referring to the Bangalore prison mental health study. The advisory pointed this. तो कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रबंधन हेतु जो है वो दिशा निर्देश के बारे में बात हो रही है और गृह मंत्रालय के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस यानी कि निम्हांस ने कैदियों और जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश में क्या कहा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोग की पहचान के लिए गेटकीपर मॉडल बनाया जाए और इस मॉडल के तहत आत्महत्या के जोखिम वाले कैदियों की पहचान की जाए और उसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित चयनित कैदी अन्य कैदियों के उपचार में सहायक सेवा जो है वो प्रदान की जाए।
ठीक है ना। इसके अलावा यह देश भर के जेलों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से प्रेरित आत्महत्या को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जेल कैदियों में अगर हम बात करें तो लगभग 80% लोगों के मानसिक बीमारी और मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकार जो है वो हमें व्यापक रूप से देखा गया है। मानसिक स्वास्थ्य के उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाएं, तो मानसिक विकारों वाले कैदियों की आत्महत्या के जोखिम से बचाने के लिए उनका नियमित रूप से मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण करना आवश्यक होता है और नियमित रूप से दवा दी जानी महत्वपूर्ण होती है। कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सुधार सुविधाओं में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे समुदाय आधारित पहलों को लिंक किया जाना जो है वो काफी आवश्यक है। ठीक है ना। इसके अलावा सामाजिक हस्तक्षेप के लिए बड़ी सिस्टम की बात की जा रही है, बड़ी सिस्टम बनाने की। तो ये प्रशिक्षित कैदियों के माध्यम से एक प्रकार का सामाजिक समर्थन कार्यक्रम है जिसमें बड़ी या श्रोता के रूप में जाना जाता है। ठीक है कि मान लीजिए किसी कैदी की आत्महत्या की इच्छा है तो पीड़ित कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य पर इस पर पहल का बेहतर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा मित्र और परिवार के साथ टेलीफोन पर बातचीत कराने, जिससे कि क्या होगा कि जो उसके अंदर की भड़ास होगी, मान लीजिए कि अब किसी ने आत्महत्या क्यों कोई कर रहा है, यानी कि अंदर से उसको कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है कि वो आत्महत्या कर ले। ठीक है ना। तो एक बड़ी सिस्टम या श्रोता सिस्टम बनाने की बात की जा रही है कि लोग उसकी बातों को सुने, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से, चाहे वही कोई कैदी जो है जो कि उसके बातों को सुने और उसका मन हल्का हो। इसके अलावा ई मुलाकात एक टेलीफोन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कैदियों के रिश्तेदारों, दोस्तों, अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय कारागार सूचना पोर्टल के माध्यम से कैदियों के साक्षात्कार हेतु बुकिंग करने में से सक्षम बनाएगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो जिस प्रकार भारतीय जेलों में लंबे समय से चली आ रही 3 संरचना बाधाएं। सबसे पहला भीड़ भाड़, यानी कि जेल की जितनी क्षमता है उससे ज्यादा लोगों को रखना। दूसरा कर्मचारी की कमी, तीसरा धन की कमी तथा और हिंसक झड़पें हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके चलते हम क्या देख रहे हैं कि भारत के अंदर जेलों की स्थिति जो है वो काफी खराब है। वर्ष 2019 में आपका एक डाटा आया था जो कि एनसीआरबी का यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक डाटा प्रकाशित किया था जिसको कि प्रिजन स्टैटिक्स इंडिया 2016 के नाम से किया गया था, जिसमें जेलों में बंद कैदियों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला गया था। और इसमें कहा गया था कि अंडर ट्रायल जनसंख्या भारत की जो है वो सर्वाधिक है और 2016 के में जो 4,33,000 लोग जेल में थे, जिसमें से 68% जो लोग हैं वो क्या है, अंडर ट्रायल हैं। अभी तक उनका जो है वो सजा जो है कोर्ट ने नहीं सुनाया, वो अभी उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है। ठीक है ना। कितना, लगभग कितने परसेंट, 68% लोग जो है वो अंडर ट्रायल में। रिमांड की सुनवाई के दौरान गैर जरूरी गिरफ्तारियों और अप्रभावी कानूनी सहायता का परिणाम समग्र रूप से जेलों में विचाराधीन कैदियों की उच्च अनुपात हो सकता है। कोविड-19 के कारण जिसने ट्रायल की स्थगित करने तथा अदालती सुनवाई देरी होने के कारण इसे बढ़ाया गया। निवारक निरोध के तहत रखे गए लोग, ठीक है ना, तो कई जगह ऐसा देखा गया है कि निवारक निरोध यानी कि कहीं हिंसा ना फैल जाए और इसके लिए तो इसमें क्या किया गया है कि कुछ लोगों को हिरासत में रखा गया। जैसे जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक निरोध कानूनों के तहत पकड़े गए लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 2015 में जहां बंदियों की कुल संख्या 90 थी, वहीं 2016 में 431 लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के जेलों में या जो भी आपके स्थान है वहां रोके गए हैं, जो कि जिनकी संख्या में लगभग 300% की वृद्धि हुई। ठीक है। इसके अलावा प्रशासनिक या निवारक निरोध का उपयोग अधिकारियों द्वारा बिना किसी आरोप या मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने और नियमित आपराधिक न्याय प्रक्रिया को दरकिनार करने हेतु किया गया है। सीआरपीसी की धारा 436A विचाराधीन कैदियों को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने की अनुमति देती है और यदि वे दोषी पाए जाने के द्वारा उनके झेली जाने वाली कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा पूरा कर चुके हैं। जेल में जो अप्राकृतिक मौतें हो रही जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, इसकी संख्या भी 2015 और 2016 के बीच में 115 से बढ़कर 231 हो गई। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है किसके लिए, जेल प्रशासन के लिए। प्रियांशु दुबे गुड मॉर्निंग, अनिता यादव गुड मॉर्निंग। क्लास का टाइम सुबह 9 बजे, आप लोग काफी लेट हो गए। संडे के दिन क्यों लेट हो गए भाई, संडे तो और आप लोग के पास समय होना चाहिए। तो कैदियों के बीच में जो आत्महत्या दर जो है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि लगभग 28% की वृद्धि हुई है और वर्ष 2015 में आत्महत्या के 77 मामले थे, वहीं 2016 में बढ़कर 102 मामले हो गए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने वर्ष 2014 में कहा था कि जेल से बाहर रहने वाले एक व्यक्ति की तुलना में जेल के अंदर रहने वाले व्यक्ति के अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति जो है वो ज्यादा है और लगभग 1.5 गुना अधिक जो है वो देखने को मिलती है। भारतीय जेल के भीतर मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं की भयावता एक संभावित संकेत है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की कमी, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो 2015 और 16 के बीच में जो लोगों के अंतर्गत जो दर के अंदर जो दर की वृद्धि हुई है, इस दर के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ष 2016 में प्रत्येक 21,650 कैदियों पर केवल एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद था। वही केवल 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो है वो मौजूद है, यानी कि कोई समझाने वाला नहीं है। साथ ही एनसीआरबी ने यह भी कहा कि 2016 में
मानसिक बीमारी से ग्रसित लगभग 613 व्यक्ति जो जो हैं वो जेल में थे। जेल अधिनियम 1984 और कैदी अधिनियम 1900 के अनुसार प्रत्येक सॉरी जेल अधिनियम 1894 और कैदी अधिनियम 1900 के अनुसार प्रत्येक जेल में एक कल्याण अधिकारी, एक कानून अधिकारी होना चाहिए, लेकिन इन अधिकारियों की भर्ती अभी भी लंबित है और यह पिछली शताब्दी के दौरान जेलों को मिली राज्य की कम राजनीतिक और बजटीय प्राथमिकता की व्याख्या करता है। जेल या पुलिस लॉकअप में आत्महत्या को रोकना प्राथमिक रूप से एक चिकित्सक मामला नहीं है, बल्कि इसके लिए विभिन्न एजेंसियों के सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। ठीक है ना। सभी पुलिस कर्मियों के लिए यह आवश्यक है कि वो हिरासत में आत्महत्या के व्यवहार को एक गंभीर मामले के रूप में तथा इसे रोके जा सकने वाले विकार के रूप में देखें, जिससे किसी और अन्य परिस्थिति की जरूरत ना पड़े। मतलब ये उपचार हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तियों को जेल में रखने से पूर्व उनकी जांच करना कि वो नशीली दवाएं का सेवन करता है कि नहीं, शराब का दुरुपयोग या जो भी मानसिक बीमारी जैसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक हैं उसके बारे में पहचान करना और जैसे आवश्यकता है उसके संबंध में उचित चिकित्सा सहायता प्रदान किया जा सकता है, जिसके माध्यम से इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये घटनाएं जो है आपके कम हो सके। अमरिंदर विश्वकर्मा, स्वागत है। लाइक शेयर करते रहिए आप लोग, है ना। 11 बजे हमारी मुलाकात इंडियन पॉलिटी के MCQ पे होगी, तो 11 बजे आप सभी लोग जो है वो इंडियन पॉलिटी पर भी जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और इस तरह की घटनाएं जो है, मैंने कहा कि क्या है कि उपचार देना चाहिए। किस चीज की मानसिक बीमारी हो या कोई भी दवा खा रहा हो या शराब का सेवन कर रहा हो, तो उसे उस मानसिक बीमारी से छुटकारा मिले और साथ में उसको सलाह दिया जाए। तो इस तरह की घटनाएं जो है जेल या पुलिस लॉकअप पर के वातावरण के ऊपर निर्भर करती है और इस प्रकार की जो भी अनदेखी चीजें हैं वो आपके आत्महत्या को बढ़ा सकती है। इसलिए जेल का जो वातावरण है उसको परिवर्तन करना है, ठीक है। उसके अंदर जो कमियां हैं कि जेल का जो आकार छोटा पड़ जा रहा है, लोग ज्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है। उसमें रख रखाव सही से नहीं है, उसमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किया जाए सही से, खाना पीना सही किया जाए, ठीक है। नंबर्स ऑफ जो डॉक्टर्स हैं उनमें क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए कि जो जेल के कैदी और डॉक्टर के बीच में जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसमें जो अंतर है उस अंतर को कम किया जाए और इस मामले को अच्छे से समझा जाए, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का आपका करंट अफेयर्स का क्लास और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। प्लस का फीचर्स है दोस्तों, जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, क्यों प्लस की क्लास करें, तो लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। अपने घर में आप अपने सुविधा के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्स, जो भी कोर्सेस हैं, आप जैसे UPPSC और UPSSC का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो UPPSC और UPSSC के ऐप पर जो भी कोर्सेस हैं उस कोर्स को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। एक्सक्लूसिव कवरेज ऑफ सिलेबस, ठीक है ना, पूरे सिलेबस का जो है वो कवर करेंगे हम। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आपको करने को मिलेगा। मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगा, जैसे कि आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको गाइडेंस, मेंटरशिप, आंसर राइटिंग सेशंस आप कर ही रहे थे, आगे भी प्लान है। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज है और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस है। ये सारी सुविधाएं, ठीक है। तो ये कुछ RO का बैच आ रहा था जो 25 जुलाई तक, यानी कि आज लास्ट टेस्ट है, तो इसको भी आप लोग दे दीजिएगा। 10 बजे से ये टेस्ट है, ठीक है। लक्ष्य UPPSC मेंस टेस्ट सीरीज जो है, जो कि आपके टाइम पर है, 27 जून से स्टार्ट होगा, 24 अक्टूबर तक चलेगा, तो इसको भी दीजिए। बैच के बारे में बात करें तो ये ऑप्शनल का बैच आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि फरवरी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो इस समय ऐप पर बैच आ रहा है सारथी के नाम से, UPPSC प्रीलिम्स जो है उसके लिए 26 जुलाई मंडे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल से। इसके अलावा 28 जुलाई से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बुधवार से, जो कि आपका लक्ष्य UPPSC 2022 को ध्यान में रखते हैं। 12 महीने का कोर्स है, तो आप लोग इस क्लास को जो है वो कर सकते हैं। अगर UPPSC और UPSSC का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको UPPCS अपर, लोअर PCS, RO, UPSI, UPSSC, पेट, लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स के जो है फायदे मिलेंगे। तो इस सबके लिए आपको कोड क्या यूज करना है, ANUP अनो 10 का कोड यूज करना, और इस कोड के माध्यम से आपको फी में ऑफ मिलेगा। जैसे 24 महीने का फी 8,400, 12 महीने का 7,000, 6 महीने का 5,600, 3 महीने का 3,500 और 1 महीने का 1,400। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे वैसे ही आपके फी में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा ये सब्सक्रिप्शन है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है। अगर यूपी और बिहार दोनों की तैयारी आप करना चाहते हैं तो यूपी बिहार का कॉम्बो आप क्लास कर सकते हैं घर बैठे बैठे, जिसमें यूपी और बिहार के जो टॉप एजुकेटर्स उनकी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस करने को मिलेगा। जिसमें 6 महीने की फीस 7,960, 12 महीने की 10,620 और 24 महीने का 14,620 रुपए इसकी फीस है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे क्या, ANUP अनुप 10, वैसे ही आपको क्या होगा, आपको फी में ऑफ मिल जाएगा। तो कौन सा कोड यूज करना है ये भी आप लोग बता दीजिए। और 11 बजे अभी हम लोग की मुलाकात इंडियन पॉलिटी पे होगी। तो वीडियो को अगर आपने देख के लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए। लाइक एक ही बार करना है, दूसरी बार लाइक करोगे तो वो अनलाइक हो जाता है, ठीक है। शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस का आपको समय पर
जानकारी मिल सके। और आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 11 बजे इंडियन पॉलिटी पे मिलते हैं। लक्ष्मीकांत की बुक से हम सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर वाइज जो है हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 11 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप की स्पेशल क्लास पे आइए, वहां मुझे सर्च कीजिए और क्लासेस देखिए और फॉलो कर लीजिएगा कि वहां कोई भी क्लासेस आपके मिस ना हो। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।